बरतानवी हुकूमत के तकरीबन 100 साल बाद उत्तर भारत में बगावत का जज्बा रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। खास तौर से जागीरदारों और उनके हिमायतियों में, आम जनता में भी काफ़ी बेचैनी थी और बरतानवी हुकूमत से मुखालिफत का एहसास भी फैल रहा था। ऊंचे तबकों में फिरंगियों के गरूर और हिकारत भरे अंदाज से शदीद बेजारी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिमों की जहालत और गारतगरी ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी थी। उन्हें न तो हिंदुस्तानियों की पुरानी परंपरा और वज़ेदारी की परवाह थी और न ही उनके जज्बात और ख्यालात की। बेशुमार लोगों पर पूरा काबू पाकर उनके दिमाग फिर गए और वो बेरोक टोक अपनी मनमानी करने लगे। 1857 की बगावत महज एक फौजी गदर नहीं था, बल्कि बहुत तेजी से फैलकर उसने एक आम बगावत की शक्ल इख्तियार कर ली और हिंदुस्तान की आजादी की जंग बन गई। एक जन आंदोलन की हैसियत से यह जंग दिल्ली, आज के उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और बिहार तक ही महदूद रही। असल में ये एक सामंतवादी विस्फोट था जिसकी अगुवाई की जागीरदारों और उनके हिमायतियों ने, मगर फिरंगियों से नफरत के जज्बे ने इसे भड़काया। इस सूरत में लाजमी था कि मुगलिया सल्तनत के टिमटिमाते चिराग को एक प्रतीक माना गया। वो बादशाह जो कमजोरी और बेबसी के आलम में दिल्ली के लाल किले में बैठा था। 1857 की बगावत ने पुरानी हुकूमत की सारी अंदरूनी कमजोरियां जाहिर कर दी। जिस हुकूमत के नाम पर बागी जान पर खेलकर फिरंगियों को हिंदुस्तान से निकालने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। सामंती सरदार और जागीरदारों को मुल्क के बहुत बड़े हिस्से में आम जनता की हमदर्दी हासिल थी, मगर उनमें न तो काबिलियत थी, न कोई मकसद, न संगठन। वो तारीख में अपना किरदार निभा चुके थे और अब आगे उनके लिए कोई जगह नहीं रही। पहल करने वालों में कोई राष्ट्रीय या इत्तेहादी जज्बा मौजूद न था। महज अंग्रेजों से नफरत और अपने जागीरी हकों की हिफाजत की ख्वाहिश संगठन की जगह नहीं ले सकी। 1857 के विद्रोह ने भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी खत्म कर दिया। हुकूमत की बागडोर बरतानिया की सरकार अपने हाथ में ले ली और अंग्रेज गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय में तब्दील हो गया। 20 साल बाद 1877 में इंग्लिस्तान की रानी ने कैसर हिंद का खिताब इख्तियार किया और एक नया मुगल आजम अब इंग्लिस्तान से राज करने लगा। जिस जमाने में अंग्रेजों ने यहां अपनी हुकूमत कायम की तो भारत इतना तरक्की याफ्ता देश था कि यहां का माल सारी दुनिया में भेजा जाता था। कुदरती तौर पर अगली मंजिल होनी चाहिए थी देश का औद्योगिकरण और बड़ी मशीनों का इस्तेमाल, मगर आगे बढ़ने के बजाय इंग्लिस्तान की नीतियों के कारण भारत पिछड़कर महज एक कृषि प्रधान देश हो गया। 19वीं सदी में कुछ अंग्रेज नील का व्यापार करने की गर्ज से जमींदार बन बैठे। उन्होंने अपने असामियों से नील की फसल के वाबस्ता बड़ी सख्त शर्तें तय करवाईं। उन्हें अपने जोतों के कुछ खास हिस्सों को नील की खेती के लिए रखना पड़ा और फिर नील की फसल अंग्रेज जमींदारों को एक बंधी रकम पर बेचनी पड़ती। नील उगाने वाले काश्तकार अगले जमींदारों के तकरीबन बंधुआ मजदूर हो गए। नील के कारखानों के कारिंदे उन पर अत्याचार करते और चूंकि उन्हें अंग्रेज सरकार का सहारा था, उन्हें खुली छूट मिल गई। काश्तकारों की मुसीबत और तबाही जब बर्दाश्त से ज्यादा हो गई तो उन्होंने बगावत का रास्ता अपनाया। जिन हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजी तालीम हासिल की थी वही सबसे पहले अंग्रेजों के इस इसरार के खिलाफ खड़े हुए कि भारत में रहने वाले अंग्रेजों के मामले से हिंदुस्तानियों का कोई सरोकार नहीं। नए हिंदुस्तान के पहले सियासी रहनुमा और कलकत्ते के पेशावर वर्गों में
नील विद्रोह से ही राष्ट्रीय चेतना उजागर हुई। इस आदर्शवादी संघर्ष ने इस तरह राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया और बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा तो स्वराज्य और सुधार उसके दो पहलू माने गए। 19वीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत का ब्यौरा देखकर किसी भी हिंदुस्तानी को बेहद आक्रोश होता है और गुस्सा आता है, मगर यह भी साबित हो जाता है कि हर मामले में अंग्रेज हमसे बेहतर थे, खास तौर से हमारी कमजोरियों और मतभेदों से फायदा उठाने का जो उनमें मादा था। जो कौम कमजोर है, जो जमाने की दौड़ में पिछड़ जाए, वो आफत को खुद बुलावा देती है और आखिरकार अपने सिवा किसी और को इल्जाम भी नहीं दे सकती। अगर इन हालात में अंग्रेजी हुकूमत और उसके अंजाम हादसों की कुदरती कड़ियां थीं, तो दोनों की मुठभेड़ भी लाजमी थी। अंग्रेजों की लंबी हुकूमत और 1857 के विद्रोह के वहशियाना दमन ने हिंदुस्तानियों की हिम्मत पस्त कर दी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत फिर से बढ़ने लगी। जैसे जैसे अंग्रेजी तालीम याफ्ता मध्यम वर्ग बढ़ा, उनकी मांगें भी बढ़ती गईं, पर अंग्रेज उन्हें हर मोड़ पर रोकने को तुले थे। आजिज आकर नए बुर्जुआई तबके ने हलचल शुरू कर दी और ये थी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। आखिरकार मध्य वर्ग की कई इकाइयों ने अपने संघर्ष के प्रचार के लिए एक संगठन बनाने का फैसला किया। इस तरह 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। शुरू में कांग्रेस बहुत ही नर्म और फूंक फूंक कर कदम रखने वाली संस्था थी, जो अंग्रेजों के प्रति वफादारी जताती और मामूली सुधारों की मांग करती। कांग्रेस इस तरह साल दर साल आगे बढ़ती रही, मगर कांग्रेस से भी तेज बढ़ी आजादी की चाह और कौमियत का एहसास। कौमियत की लहर ने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा बंगाल और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक नए भारत के पहले नेता थे जिनका जनता से संपर्क था। कांग्रेस के अब दो दल हो गए, एक तिलक का गर्म दल और दूसरा कांग्रेस के पुराने नेताओं का नर्म दल। नर्म दल के सबसे नुमाइयां तर्जुमान थे गोपाल कृष्ण गोखले। अपने अपने दलों की तिलक और गोखले ने डटकर अगुवाई की। फिजा इनकलाबी नारों से गूंज रही थी। लोगों में एक उफान था और ऐसा लग रहा था कि झगड़ा होकर रहेगा। नर्म दल कांग्रेस पर हावी हो गया। नर्म दल जीत तो गया, मगर देश में अपनी लोकप्रियता खोकर, क्योंकि तिलक का गर्म दल जनता में कहीं ज्यादा लोकप्रिय था। कांग्रेस कमजोर पड़ गई और कई सालों तक उसका असर नाम भर का ही रह गया। गर्म दल के नेता जेल में डाल दिए गए और उनकी हिम्मत पस्त हो गई। राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ गया और हिंदुस्तान पर फिर से सियासी उदासीनता छा गई। पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो हिंदुस्तानी सियासी आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। इसकी बुनियादी वजह थी कांग्रेस का दो भागों में बंट जाना, गर्म दल और नर्म दल, और फिर जंग की वजह से लगाई पाबंदियां। फिर गांधी आए, ताजा हवा के उस झोंके की तरह जिससे इंसान अंगड़ाई लेकर पूरी सांस भर सके, रोशनी की उस किरण की तरह जो अंधेरे को चीरती हुई निकल जाए। गांधी जी ने हिंदुस्तान के लाखों इंसानों को मुतासिर किया, किसी को कम किसी को ज्यादा। चंद लोगों की तो उन्होंने पूरी जिंदगी ही बदल डाली और कुछ की जिंदगी के चंद ही पहलुओं पर असर हुआ जो थोड़े ही अरसे बाद जाया गया, मगर बिल्कुल जाया भी नहीं हो सका। कहीं न कहीं किसी गोशे में उनकी याद ताजा रही। ये गांधी जी की महानता है कि मुल्क भर में उनसे प्रेरित सैकड़ों छोटे गांधी पैदा हुए। इसकी बेहतरीन मिसाल हम राजा राव के उपन्यास कांतापुरा में देख सकते हैं। यह उपन्यास
सच्चाई और करुणा से दिखाता है कि गांधी जैसे इंसान की पुकार पर कुर्बानी का मादा जनता में कैसे उजागर होता है। ये उन बड़े नेताओं की कुर्बानियां नहीं जो आगे चलकर भारत के हाकिम बने, बल्कि उन गुमनाम लोगों के छोटे छोटे कारनामे हैं जिनका जिक्र दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता। वो कुर्बानियां जो किसानों, खेत मजदूरों, विद्यार्थियों, वकीलों, औरतों, बूढ़ों और बच्चों ने दी, जिनके कारण गांधी के अनोखे प्रयोग ने जोर पकड़कर एक राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल ली। 1930 का पूरा साल ड्रामाई हादसों और पुरजोश घटनाओं से भरपूर रहा। सबसे हैरत अंगेज पहलू था गांधी जी का लोगों में साहस और ताकत भरने का मादा। और हमें याद आया कि गोखले ने गांधी जी के बारे में कहा था कि उनमें वो सलाहियत है जिससे माटी के माधो भी अपने आप को वीर पुरुष साबित कर सकते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे अहम पहलू था औरतों का योगदान। हजारों की तादाद में घरों की चार दीवारियां लांघकर और सामाजिक सरगर्मियों से नावाकिफ होते हुए भी वो आंदोलन के बीचों बीच कूद पड़ी। विलायती कपड़े की दुकानों और शराब के ठेकों की पिकेटिंग पर तो उन्होंने ही अधिकार जमा लिया। शहरों में औरतों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले और वो देखते देखते मर्दों से भी ज्यादा दृढ़ होती गईं। अक्सर अपने सूबों और इलाकों में वो कांग्रेस डिक्टेटर यानी संचालक बन गईं। 1930 हमारे लिए बहुत अद्भुत वर्ष था और गांधी जी ने अपने जादुई स्पर्श से जैसे देश का नक्शा ही बदल दिया। हालांकि कोई इतना बेवकूफ नहीं था कि समझ बैठे कि हमने अंग्रेजों पर पूरी तरह विजय पा ली। हमारे उत्साह का ताल्लुक अंग्रेज सरकार से खास था भी नहीं। हमें नाज था अपने अवाम पर, अपनी औरतों पर, अपने बच्चों और नौजवानों पर, जिन्होंने आंदोलन में इतना शानदार भाग लिया। ये एक रूहानी फतेह थी जो किसी भी दौर में किसी भी कौम के लिए बेहद कीमती होती है, खासतौर से हमारी जैसी शोषित और दबी हुई कौम। और हम फिक्रमंद थे कि कहीं ये फतेह भी हमसे छिन न जाए।